अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the beneficent, the merciful. Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Apologies for the delay. कुछ यहाँ पे इंटरनल सिस्टम के इश्यूज थे, नेटवर्क कनेक्टिविटी का, तो हम डिले से स्टार्ट कर रहे हैं. Anyways, so this is probably our fourth class, right? Till now we have discussed स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का पार्ट डिस्कस किया हमने और कुछ थ्योरीज पे बात की थी. BCG मैट्रिक्स, फोर्ट्रेस 5 फोर्सेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंटरनल कॉम्पिटेंसीज, रिसोर्स बेस्ड फ्रेमवर्क, वैल्यू चेन एनालिसिस, एक्सटर्नल असेसमेंट. और इस तरीके से स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की गुफ्तगू को समेटने की कोशिश की थी, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस the part 2 of this, which is strategic choices. Just for your memory और recollection, हमने अब तक एक पास्ट पेपर्स के 2 क्वेश्चंस कवर किए. एक SGC कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन कवर किया, जिसमें आई काइंड ऑफ ट्राइड टू हेल्प यू गाइज असेस कि किस तरीके से यू टेंड टू डाइवर्सिफाई योर थॉट्स विद इन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन. और इससे पहले हमने एक फ्रेश फार्म फिशिंग कंपनी का ICAP का क्वेश्चन था, दोनों शायद 2018 के क्वेश्चंस थे, हमने कवर किए. मेरे दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट, वन ड्राइव पे मैंने एक प्रेजेंटेशन रखा हुआ है आपके लिए स्ट्रैटेजिक चॉइसेस के नाम से. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वो डाउनलोड कर लीजिए और आए हम स्टार्ट करते हैं. तो जब स्ट्रैटेजिक चॉइसेस की बात होगी तो सबसे पहली बात है सर कि आई फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू, आई होप आप सब आप जब रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो आपके पास ये होगी. तो जब मैं स्ट्रैटेजिक चॉइसेस की बात करता हूँ, मेरे साथ 2 लोग हैं गाइज, आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लें वन ड्राइव से, देन आई क्विकली स्टार्ट. आई होप आपने कर ली होगी. तो देयर आर 3 चीजें, राइट? सबसे पहली, यू नीड टू जनरेट स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस. ये गुफ्तगू छोटी सी है, अगले 25 मिनट की गौर से सुनिएगा. स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस को आपने जनरेट करना है, उसके बाद आपने जनरेशन के बाद इवैल्यूएट करना है स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस को. ठीक है जी. जनरेट करने का क्या मतलब है? मतलब ये कि सर उस केस को देखते हुए ये सोचना है कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टू ग्रो. लेट्स से franchising is the best possible option to grow, so that's the generation of strategic option number 1. ठीक है. दूसरा, let's say acquisition is the best possible option to grow, so this is again a generation of strategic option. मैं मसले को समझ चुका हूं, मैं strategic analysis कर चुका हूं, अब मैं एक कदम और आगे बढ़ गया हूं, strategic choices की तरफ बात कर रहा हूं. Sir, going global is an option. That's the best strategy. Let's do this. Sir, we don't need to be very aggressive. Possibly the best strategy is to grow organically. हमें चाहिए सर, हम अपने फंडामेंटल्स को मेटिकुलसली काम करें, उस पे उसको फॉर्म अप करें. हमें किसी बाहर के प्लेयर को लाने की जरूरत नहीं है. हम अगले 5 साल में हमारा क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट केगर कहते हैं, जिसको वो 15% होगा, जो कि बहुत हेल्दी है. आए ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं. अच्छा सर, हमें अगर फॉर एग्जांपल इस पाकिस्तान में जो मोहम्मद डैम बन रहा था, उसके लिए अगर किसी ने बिल्ड करनी है तो बेहतर तरीका था कि जॉइंट वेंचर करें. जॉइंट वेंचर क्यों करते हैं? सर, मुझे एक इंटरनेशनल प्लेयर की एक्सपर्टीज चाहिए होती है. बाहर चाइनीज कंपनी ने पाकिस्तान में बिल्ड करना था, तो उसने क्या कहा? उसने कहा डेस्कॉन इंजीनियरिंग के साथ मैं हाथ मिलाता हूँ, जॉइंट वेंचर करता हूँ, एक MOU साइन करता हूँ, एक लीगल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और उसके बाद इस टेंडर में बिल्ड करेंगे, और वो जीत गया. सो गोइंग ग्लोबल, सर कैसे ग्लोबल जाना है? आया जॉइंट वेंचर करना है? नहीं सर, लोकली रहना है, लेकिन लोकली भी तो जॉइंट वेंचर हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है सर. और कुछ स्ट्रैटेजिक अलायंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. 2 कंपनीज किसी एक कॉज के लिए स्ट्रैटेजिक अलायंस कर ले, क्रॉस सेलिंग कर ले. फॉर एग्जांपल, प्राइसवाटरहाउसकूपर्स पाकिस्तान कहता है ABC एंड को, एक छोटी सी फर्म को, कि यार मेरा जो ऑडिट का पीक सीजन है उसमें मेरे पास स्टाफ कम हो जाता है, मेरे स्टाफ सारा टाइड अप हो जाता है, तो आए हम MOU कर लेते हैं, स्टाफ शेयरिंग एग्रीमेंट कर लेते हैं, कॉम्पिटेंसी शेयरिंग एग्रीमेंट कर लेते हैं, रिसोर्स शेयरिंग एग्रीमेंट कर लेते हैं. इस पीक सीजन में 3 महीने के लिए मैं तुम्हारे स्टाफ को यूज कर रहा हूँ, और उसको ब्ला ब्ला ब्ला. मैंने क्या किया? मैं एक अलायंस में आ गया, एक स्ट्रैटेजिक अलायंस कर लिया, मैंने एक MOU कर लिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लिया, एक स्ट्रैटेजिक अलायंस कर लिया.
अच्छा नहीं सर, ये तो सारे आप ग्रोथ के ऑप्शंस बता रहे हैं सर। आए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। डाइवेस्ट कर दिया मैंने डाइवेस्टमेंट की तरफ चले गए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो बिजनेस है ना ये प्रॉफिटेबल नहीं है, ये आने वाले सालों में लेट्स से ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल रॉश की स्पेशलिटी क्या है? रॉश की स्पेशलिटी है कैंसर की दवाई, राइट? उसका पेटेंट होता है 15 साल का। 14 इयर्स बाद इसका पेटेंट एक्सपायर होने वाला है, और उसको उम्मीद नहीं है कि फेडरल ड्रग अथॉरिटी FDA जो है वो उसको पेटेंट को रिन्यू करेगी। तो वो क्या कहता है आओ यार आज एक काम करते हैं, डाइवेस्ट कर देते हैं। क्यों सर? यहां से पैसा मिलेगा, मैं किसी ना किसी ग्रोथ ऑप्शन पे लगाऊंगा, और ये मुझे लेट्स सपोज 9% ग्रोथ दे रहा है ईयर ऑन ईयर, यहां मैं पैसा लगाऊंगा तो शायद मुझे 15% ग्रोथ मिल जाएगी। So when I say कि I need to generate strategic option, मैंने पिछली क्लास में गालिबन बोला था कि it's not always about growth options. At times it's about exiting from the particular stream of line of business and stuff like that. ये भी एक जहन में गुफ्तगू रहे आपकी, right? कुछ ही लम्हे बाद मैं इन ऑप्शंस पे बात करता हूँ मजीद डिटेल में। तो सर जब स्ट्रैटेजिक चॉइसेस की बात हो रही है, सबसे पहली चीज है यू नीड टू जनरेट स्ट्रैटेजिक ऑप्शन। दूसरी चीज ये, जब आपने जनरेट कर लिया मेरे दोस्त, तो आपने इवैल्यूएट करना है उस स्ट्रैटेजिक ऑप्शन को। हाँ, इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑप्शन। अगर पिछली क्लास आप रिकॉल करें मेरे दोस्त तला साहब, तो हमने आखिरी के 15 मिनट एक फ्रेमवर्क पे बात की थी, सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फीजिबिलिटी फ्रेमवर्क। सूटेबिलिटी में ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ रिकॉल करा देता हूं। क्या बात की थी सर? हमने बात की थी आया ये स्ट्रैटेजिकली, इज इट अ स्ट्रैटेजिक फिट फॉर माय कंपनी, इज इट स्ट्रैटेजिकली सूटेबल फॉर माय कंपनी, ये मेरे हदफ से मुतअय्यन है, ये मेरे हदफ के साथ डायरेक्शनली फिट है। If yes, then it's good, it's suitable, the option is suitable, it's aligned with the strategic objectives of the company. Acceptability का माना जितने भी stakeholders impacted हैं, क्या ये decision उनको मंजूर होगा? यानी कि मैं ROI निकालूंगा, मैं देखूंगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या ये मेरे कंपनी के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है या कम है। NPV पॉजिटिव होगी, अगर मेरा रिटर्न जो है वो मेरे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा होगा, मैं NPV चेक कर लूंगा। क्या ये मेरे टैक्स अथॉरिटीज, ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग की अरेंजमेंट भी है, क्या टैक्स अथॉरिटीज ये करने देगी? अच्छा सर एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। एक ग्लोबल कंपनी, एक ग्लोबल फर्म पाकिस्तान में बिजनेस करने को इंटरेस्टेड थी आज से 6-8 महीने पहले। मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में था उनके साथ। डॉलर रुपी डिवैल्यू हुआ, इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड की यील्ड्स बढ़ गई, रिस्क बढ़ गया, डिफॉल्ट रिस्क बढ़ गया। वो कंपनी ने कहा नहीं, अब हमें यहाँ पे बिजनेस नहीं करना है। तो व्हाट्स हैपनिंग? द प्रॉब्लम इज के ग्लोबल शेयर होल्डर को जिसने पैसा लगाना था उसको यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल बहुत नजर आई, तो उसके लिए अब एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट? फिजिबिलिटी में हमने क्या बात की थी? आया मेरे पास मसल्स हैं एग्जीक्यूट करने के, मेरे पास पैसा है, मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास कॉम्पिटेंसी है, कैन आई एग्जीक्यूट दिस? इफ यस, एग्जीक्यूशन। इफ यस, तो मैं कहता हूं हाँ जी, ये मामला, ये सौदा घाटे का नहीं है। तो अगर किसी स्ट्रैटेजिक ऑप्शन को रेकमेंड करना है, आइडियली स्पीकिंग इन तीनों पे टिक होना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि हाँ जी ये गुड टू गो है। बहुत दफा ऐसा होगा यहाँ पे टिक बैठेगा, यहाँ पे टिक नहीं होगा, तो मैं कहता हूँ फिर ये स्ट्रैटेजिक ऑप्शन पे रिकंसिडर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, राइट? बिफोर आई मूव ऑन मेरे दोस्तों, स्लाइड 6 पे ये डिस्कशन है स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑप्शन की, जो मैंने अभी आपके साथ की, इसको जरूर देखिएगा। इट्स बेसिकली अगेन ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन के हिसाब से सूटेबल है, फाइनेंशियल वायबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, गवर्नमेंट को, पब्लिक को, बैंक्स को, शेयर होल्डर्स को एंड ऑल। फिजिबिलिटी क्या मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो स्लाइड 6 ऑफ द प्रेजेंटेशन बेसिकली कवर्स दिस, राइट? आए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हमारे जहन में आ गया कि सर सबसे पहला काम है जनरेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, जो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हाँ, लेकिन ये एक लिस्ट है जो
बहुत सारे स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस को कवर करती है। और जनरेशंस के बाद दूसरा पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑप्शन, जो मैंने स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना होता है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ होंगे। आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं, ओके एक कदम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्लाइड नंबर 5 पे जाते हैं। स्लाइड नंबर 5 पे आइए आप मेरे साथ। तो इसमें आपके पास कुछ ग्रोथ के मोड्स नजर आ रहे हैं। मैं क्विकली आपके साथ इसको डिस्कस करता हूं और फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन सो सर, मोड्स ऑफ ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट मोड है फ्रेंचाइजिंग। एग्जामिनर ने मुझे याद नहीं पड़ता पूछा हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ का मोड है। और इस क्लास के बाद मैं एक क्वेश्चन फ्रेंचाइजिंग का आपके आईकेप की एमएसए 2 की वर्कबुक का क्वेश्चन है, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपके पोर्टल पर रखूंगा, वो जरूर आप देखिएगा। सो व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग? फ्रेंचाइजिंग ये कि मुझे पास पैसा नहीं है, लेकिन आपको एक्सपैंड करने हैं अपने बिजनेस को, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, तो यू टेंड टू ऑफर द फ्रेंचाइज टू समवन हु हैज द एबिलिटी टू डू द फ्रेंचाइजिंग। अच्छा, इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। नुकसान क्या है सर इसका? नुकसान ये है कि आप जब फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट करने जाते हैं तो बर्गर किंग अगर बासी या स्टेल गोश्त बेच देता है और वो उसका कंज्यूमर जो है ही टेंड्स टू डाई, so there's a huge reputational risk associated with the franchise because my name is being tarnished, right? तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि if not properly executed, so there is a reputational risk. So you need to be very cautious while giving the franchise. अब एग्जाम्पल लो कि यार एक कंपनी है, एक बिजनेस है जिसको अभी लेट्स से 4 साल हुए, 5 साल हुए, 10 साल हुए, वो फ्रेंचाइजिंग की बात करती है। क्या मेरी इतनी लोगों में अवेलेबिलिटी है, फेमिलियरिटी है, क्या लोग जानते हैं कि मोहम्मद अली मूनी एंड को भी कोई कंपनी है? आंसर है कि नहीं, लोग इतना नहीं जानते। क्या मेरी कंपनी मासेस में पेनिट्रेट कर चुकी है? आंसर है कि नहीं, लोग इतना नहीं जानते, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोलाची की फ्रेंचाइज अगर बिकेगी, हाँ लोग खरीद लेंगे। गालिब रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज बिकेगी, लोग शायद थोड़े से अभी इतने वेलकमिंग नहीं होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर गोइंग फॉर द फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन, यू शुड हैव, आपका इतना नाम हो मार्केट में कि यू कैन अट्रैक्ट गुड फ्रेंचाइजी। आप फ्रेंचाइजर हैं, आपको फ्रेंचाइजी को अट्रैक्ट करना है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, पहली रेपुटेशनल रिस्क एसोसिएटेड विद दिस ऑप्शन, दूसरा इज यू शुड हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट फ्रेंचाइजी हु इज ए जेन्युइन, who has the ability to execute the business, who has delivered historically in execution of the business, who has the financial muscles in execution of the business. अब मेरे दोस्तों, ये सारे काम करने के लिए you need to have a good reputation in the market. तीसरी चीज, सर मैं 40 फ्रेंचाइज खोलना चाहता हूं कराची शहर में। 40 फ्रेंचाइज खोलने के लिए you need to make sure कि you are offering them a common system, a common platform, right? So your SOPs, your standard operating procedure should be very well defined so that you have a common set of processes and procedures, right? बहुत सारी कंपनियों में ये चीज, I mean सेठिया कंपनी पर्टिकुलर, they tend to work on business, उनका टारगेट होता है बिजनेस लाना। स्केलेबिलिटी की तरफ जब वो जाते हैं तो उनको अंदाजा होता है यार हमारे सिस्टम्स इतने मैच्योर नहीं है, तो फिर वो एक स्टेप बैक लेते हैं, वो सिस्टम्स पे काम करते हैं और सिस्टम्स की बात करते हैं। सो द पॉइंट हियर इज दैट सबसे बड़ा एक रेपुटेशन का मसला, दूसरा मसला ये है कि योर विजिबिलिटी यानी कि फ्रेंचाइजर की विजिबिलिटी, तीसरा इज कि योर सिस्टम्स आप उसको कितना रेप्लिकेट कर सकते हैं, या मैं यूं कहूं आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑडिट की जबान में कितना तगड़ा है। चौथी चीज फ्रेंचाइज के लिए, फ्रेंचाइज होता क्या, फ्रेंचाइजी कहता है कि यार आप मेरी फ्रेंचाइज खरीदें, मुझे एक इनिशियल फ्रेंचाइज फी दें, राइट? तो आपको एक रेवेन्यू मिलता है इनिशियल फ्रेंचाइज फी के नाम पे, राइट? इनिशियल फ्रेंचाइज फी के नाम पे आपको कुछ पैसे मिल गए, लेट्स से, और लेट्स से 7% ऑफ रेवेन्यू आपको मिल गया। ये आपका उमूमन अरेंजमेंट होता है। दिस इज रफली फ्रॉम 7 to 9 और 11%, उमूमन 7% होता है।
ये आपने अरेंजमेंट कर ली। तो फ्रेंचाइज के सर फायदा ये है कि आपको एक कैपिटल भी मिल जाता है, राइट। आपने अगर आज निकले फ्रेंचाइज बांटने के लिए तो एक कैपिटल भी आपके जेब में आ जाता है और साल साल आपके पास ये पैसा आता है। नुकसान ये है कि आप एट द एंड ऑफ द डे बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप खुद चला रहे होते तो सारा पैसा आपके जेब में जाता है, अब तो सिर्फ 7% ऑफ रेवेन्यू आपके पास आ रहा है। फायदा ये है कि आपका ब्रांच एक्सपेंशन हो जाता है, नेटवर्क एक्सपेंशन हो जाता है। तो दिस इज अमूमन फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट, दिस इज अमूमन फ्रेंचाइज की अरेंजमेंट। तो सर इसका फायदा ये कि आपको अपफ्रंट आज के आज कैपिटल मिल जाता है, राइट। दिस इज ऑल फायदे नुकसान प्राइमरीली ऑफ फ्रेंचाइज। अब मैं आपके पास जो रिकॉर्डिंग रखने लगा हूं उसको एक क्वेश्चन है जिसका नाम है ग्राफ ऑफ। आप अपनी MSA2 की वर्कबुक में देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ का। क्वेश्चन में 7 या 9 है, मुझे याद नहीं आ रहा। ग्राफ ऑफ, ठीक है। इसमें आपने फ्रेंचाइज की गुफ्तगू करनी है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की गुफ्तगू करनी है। ये दोनों चीजें मेरे क्वेश्चन में कवर होगी। जो मैं आपको जो रिकॉर्डिंग रखूंगा लेक्चर की, जरूर देखिएगा। तो सर ये होगी आपका एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसका नाम था फ्रेंचाइजिंग। अभी तक एग्जामिनर ने पूछा, मेरी गट है, पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इस पे ज्यादा फोकस करा। आइए दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। ये फ्रेंचाइजिंग हो गया। आइए दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या है मेरे दोस्त? स्ट्रैटेजिक अलायंसेस के स्पॉटिफाई ने उबर के साथ अलायंस किया है कि उबर की गाड़ी में अगर स्पॉटिफाई का कोई भी कस्टमर या सब्सक्राइबर या एप्लीकेशन होल्डर बैठेगा तो वो उसकी जो प्लेलिस्ट है जो स्पॉटिफाई में उसने सेव की है वो गाड़ी में वो गाने बजने लग जाएंगे। व्हाट इज दिस? दिस बेसिकली इज एन MOU बिटवीन उबर एंड स्पॉटिफाई कि भाई मेरे कस्टमर को तुम सर्व करोगे, मैं तुम्हें सर्व करूंगा। स्पॉटिफाई ने कहा जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे ऐप जिन्होंने डाउनलोड की हुई है, जिनकी प्लेलिस्ट है, जैसे ही वो आपकी गाड़ी में बैठे आप उनके गाने चलाने लग जाइएगा। दोनों को क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस उमूमन क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए होता है, एक बात। दूसरी बात ये होता है रिसोर्स शेयरिंग, कॉम्पिटेंसी शेयरिंग के लिए होता है स्ट्रैटेजिक अलायंस, राइट। अच्छा, स्ट्रैटेजिक अलायंस एक लूजली हेल्ड, मतलब एक लीगल स्ट्रक्चर बड़ा वीक होता है, एक MOU होता है जिसके तहत स्ट्रैटेजिक अलायंस होता है। मैंने तगड़ा काम करना है तो मैं कहता हूं आओ ज्वाइंट वेंचर की तरफ चलो। यहां हम दोनों पार्टीज एक लीगल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी लीगल स्ट्रक्चर के तहत 100 रुपए तुम डालना, 100 रुपए मैं डालूंगा। हम दोनों रिसोर्सेज शेयर करेंगे, हम दोनों कॉम्पिटेंसी शेयर करेंगे। उमूमन ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स में, हमने देखा होगा एक विंड का प्लांट लग रहा है। अच्छा यार मैं लकी हूं, मैं पूरा विंड का प्लांट नहीं लगा सकता, तो आओ बुर्राक वालों तुम भी आओ हम एक JV बनाते हैं, एक नया एंटिटी बनाते हैं, एक विंड का प्लांट लगाते हैं। ये मोहम्मद अली तब्बा जब इराक गया तो उसने कहा कि यार मुझे 300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है लकी सीमेंट में, लेकिन लेट्स नॉट डू इट अलोन। बेहतर डिसीजन ये कि मैं किसी अरबी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लूं और उसके साथ हाथ मिला के काम करूं। तो दूसरी चीज हो गई ज्वाइंट वेंचर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि व्हेन यू वांट टू हैव अ स्ट्रक्चर to be legally solid with well-defined roles and responsibility, with well-defined profit share, with well-defined capital structure, you go for joint venture. और जैसे मैंने क्लास के शुरू में कहा, याद रखिएगा जब भी इंटरनेशनल बिल्डिंग होती है या इवन कोई बहुत बड़े लोकल बिल्डिंग होती है तो ज्वाइंट वेंचर प्रेफरेबल होता है, क्योंकि मुझे वहां बाहर की एक्सपर्टीज चाहिए होती है, पैसा भी चाहिए होता है। सो टेंडर के लिए, बिल्डिंग के लिए उमूमन ज्वाइंट वेंचर इज द प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर ग्रोथ। उम्मीद है आप सब मेरे साथ होंगे। एक और ग्रोथ ऑप्शन तो नहीं होता, कंसोर्शियम कहते हैं, राइट। कंसोर्शियम में तो एक काम को बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। आपने सिंडिकेट लोन सुने होंगे मेरे दोस्तों, कंसोर्शियम की लोन सुने होंगे, तो दैट समथिंग जो होता है। आइए तीसरे ऑप्शन में चलते हैं, विच इज एक्विजिशन, राइट। एक्विजिशन इज कि अगेन मैं कहता हूं ये कंपनी पिटी हुई है, इसके गियरिंग बहुत ज्यादा हो गई है, इसका डेट प्रोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसका इंटरेस्ट कवर जो है वो बहुत कम है, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मज़े का नहीं है, इसका EPS मज़े का नहीं है। लेकिन मेरे पास कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं इस कंपनी को एक्वायर करके
इस कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, एक सिनर्जेटिक इफेक्ट आएगा जब मैं इस कंपनी को एक्वायर कर लूंगा, तो मैं कहता हूं कि एक्विजिशन इज द बेटर ऑप्शन टू गो विद, और फिर मैं सिनर्जी के तहत एक्विजिशन कर लेता हूं, या मैं मर्ज कर लेता हूं, मैं जम कर लेता हूं दोनों कंपनीज को। मर्जिंग के अपने एचआर चैलेंजेस हैं, एक्विजिशन के अपने एचआर और आईटी रिलेटेड चैलेंजेस हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव एन ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑप्शन। हम कहते हो कि यार मुझे किसी को एक्वायर नहीं करना, मैं स्लोली ग्रो करूंगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा लेकिन बड़ा मेटिकुलसली ग्रो करूंगा, मेरा कल्चर अलाइंड होगा, मेरे ऑब्जेक्टिव्स अलाइंड होंगे। आई डोंट नीड एनी स्टिमुलस, आई डोंट नीड एनी कैटलिस्टिक इफेक्ट, आई विल ग्रो माई सेल्फ। अब एग्जाम में तुम्हारे पास ये तो नहीं बताया होगा कि सवाल होगा कि यार फ्रेंचाइजिंग के फायदे नुकसान बता दो, एक्विजिशन के फायदे नुकसान बता दो। एग्जाम में सवाल वुड हैव बीन कि ये बता दो कौन सा मोड ऑफ ग्रोथ बेहतर है, कौन सा मोड ऑफ ग्रोथ फायदेमंद है। तुम्हें केस दिया हुआ है, वो बोलेगा कि यार had you been in the position of CEO, which strategic option would you prefer and why, right? So this is something which you need to be very cautious of कि यार तुम्हें, अच्छा ये सवाल आता ही आता है, right? अगर तुमने पास्ट पेपर्स देखो या मेरी पहली क्लास को रेफर करो, ये सवाल आता ही आता है एग्जाम में, तो you need to be well versed with this question. Before moving forward, let's start off with time. तो short रह गया, but again I would rather like to start off. आप लोग ICAW की किट डाउनलोड कर ली होगी आपके पास, तलहा साहब आपके पास उधर होगी वन ड्राइव पे। आप अगर डाउनलोड कर चुके हैं तो मुझे नोट दीजिए। साहिब जी, थैंक्स। तो उसमें क्वेश्चन है कूपर्स कॉफी लिमिटेड का, तगड़ा क्वेश्चन है, पूरा तो नहीं कर सकेंगे हम आज, लेकिन जितना कर सकेंगे उतना जरूर करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको क्लोज भी करेंगे। तो कूपर्स कॉफी क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा टाइम लेके उसको एक दफा पढ़ें, ग्रास्प करें, और फिर मैं आपके साथ पार्ट ए इंशाल्लाह क्लोज करने की कोशिश करूंगा। कूपर्स कॉफी लिमिटेड, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विकली क्वेश्चन का एक फ्लेवर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं और फिर हम पार्ट ए सॉल्व करेंगे, राइट? सो पार्ट ए में देयर आर बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट। द फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक असेसमेंट, असेस कर दो स्ट्रैटेजीज को, फिर बता दो रिस्क, बता दो फ्रेंचाइजिंग के और ओन्ड आउटलेट्स के, ठीक है, एंड थर्ड बता दो ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी क्या होगी। अगेन मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन में देयर इज कुछ चीजें विच इज ऑन द फेस ऑफ इट, राइट? जैसे कि स्ट्रैटेजिक असेसमेंट, हाँ मुझे नजर आ रहा है पैसा नहीं है और बोर्ड चाहता है रैपिड एक्सपेंशन। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? रैपिड एक्सपेंशन। पैसा नहीं है तो फ्रेंचाइजिंग एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, फ्रेंचाइजिंग देते वक्त कंट्रोल तो लूज होता है। मेरे बिजनेस मॉडल में कॉफी का बिजनेस है, तो जो कॉफी का एम्बियंस है, जो टेस्ट, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, वो कॉम्प्रोमाइज होगी तो मेरी रिपीट सेल्स नहीं आएगी। ये एक रिस्क है जो अपने पास है। लेकिन यहाँ पे हम फंसेंगे उस वक्त जब हमसे सवाल होगा अब ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी बताओ। देखो फ्रेंचाइजिंग तो लिखा है यहाँ पे और तुम पढ़ चुके, तुम्हें पता है ओन्ड आउटलेट के रिस्क और फ्रेंचाइजिंग के रिस्क। स्ट्रैटेजिक असेसमेंट तुम कर लोगे। पार्ट 3 जो है इसका, ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी बताओ, वहां पे यू नीड टू थिंक थ्रू, राइट? जो कि इन क्लासेस से तुम्हें अचीव करना है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? क्विकली एक दफा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, पढ़ तो नहीं रहा पूरा क्वेश्चन, सिर्फ की बातें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी? तो सर एक कंपनी है कूपर्स कॉफी कंपनी लिमिटेड, राइट? एंड बिजनेस बोर्ड ने एक फर्म को हायर किया, राइट? इनका इनिशियल प्लान था कि भाई मुझे 300 आउटलेट्स हैं मेरे, मुझे 10% से अगले 5 साल तक ग्रो करना है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके, राइट? अगर आप पार्ट सी फ्रेंचाइज फी में पढ़ेंगे तो इनका इनिशियल प्लान ये था, लेकिन देन दे लेटर ऑन टर्न ऑन टू फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन। मसला एक ये भी है, क्वेश्चन में लिखा है कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो फ्रेंचाइजिंग की तरफ नहीं जा रहे। अब तलहा डायरेक्टली मैं ये नहीं कह दूंगा कि कॉम्पिटिटर फ्रेंचाइजिंग की तरफ नहीं जा रहे तो अच्छा ऑप्शन नहीं है। सर कॉम्पिटिटर जो है वो सैचुरेशन पे भी बैठा है, मेरे पास अभी सिर्फ 300 आउटलेट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा
अच्छा कंपैरिजन नहीं है मेरी स्ट्रैटेजी और कंपेटिटर की स्ट्रैटेजी का। से पॉइंट में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यू नीड टू थिंक थ्रू कि एट टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ ऐसे कंपैरिजंस दिए होते हैं जो कि लाइक टू लाइक नहीं होते, लेमन टू लेमन नहीं होते, राइट। सो अगर एक कॉम्पिटिटर जाइंट है, क्वेश्चन में भी गिवन है कि बड़े कॉम्पिटिटर्स है, 3 बड़े लोग हैं, 70% मार्केट एक्वायर किए हुए हैं, सो प्रोबेबली मेरा उसके साथ तकाबुली जायजा बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। एंड आई नीड टू टेल दिस टू एग्जामिनर कि दिस इज व्हाई आई थिंक आई शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद दिस कॉम्पिटिटर, राइट। अच्छा 10% 300 आउटलेट थे, 10% से ग्रो करना था, लेकिन इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की कि 10 न्यू आउटलेट से फ्रेंचाइजिंग देंगे और एक्सपेंशन करेंगे। माजी में कोई भी फ्रेंचाइजिंग नहीं की तो इनको एक्सपीरियंस नहीं है। याद रखना एक बात इंपॉर्टेंट, एक्विजिशन का कोई सवाल हो, कोई भी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का सवाल है, एक्विजिशन जिसमें फॉर एग्जांपल लगती हो, और अगर एग्जाम में एट टाइम्स क्वेश्चन में गिवन होगा कि कंपनी का एक्विजिशन का तजर्बा है, अगर है तो दैट्स अ गुड, अच्छी बात है। तुम एग्जाम में लिखोगे कि भाई सक्सेसफुल एक्विजिशन का तजर्बा है, ये एक फायदा है क्योंकि ये कंपनी माजी में भी सक्सेसफुली एक्विजिशंस कर चुकी है और आगे भी कर लेगी। जैसे कि अगर तुम उस क्वेश्चन को रिकॉल करो जो फिशिंग वाला था, उसमें लिखा था कि कंपनी जो है वो एक्वायर करके ग्रो हुई है, तो हमने क्या कहा था, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी ये है कि कंपटीशन को एलिमिनेट कर दो एक्विजिशन के थ्रू, एक्वायर कर लो, कंपटीशन एलिमिनेटेड। अब मेरे दोस्तों जब क्वेश्चन में गिवन हो तो तुम्हें लिखना है कि अच्छा माजी में मर्जर्स का, फ्रेंचाइजिंग का, एक्विजिशन का एक्सपीरियंस है, फायदा। इस क्वेश्चन में नुकसान, माजी में मैं कभी फ्रेंचाइजिंग नहीं कर चुका, दैट्स अ रिस्क और नुकसान, तो यू नीड टू मेंशन दिस, राइट। अच्छा फ्रेंचाइज एग्रीमेंट की एग्जिबिट 4 पे आ जाओ, समरी दी हुई है। CCC charges franchisees an initial fixed fee and an annual franchise fee of 10% of the franchisee's total annual revenue. In return, the franchisee is allowed to operate using the CCC brand name और centrally benefit कर सकता हूँ मैं advertisements और operational support से। ठीक है जी। Franchisees are given exclusively the distance of 2 kilometer. Their initial franchise fee, which averages of 1 lakh, depends on the size and location of the outlet, the number of interested bidders, and on the process of negotiation. Franchisees normally need to borrow most of the money to pay this fee. The franchisee benefits from a brand name which has high level of recognition throughout the UK, blah 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 blah. आओ दोस्त स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजिक असेसमेंट क्या लिखूंगा, 5 मार्क्स का है, बताओ जी। स्ट्रैटेजिक असेसमेंट 5 मार्क्स का है, तलहा साहब क्या लिखूं? मेरा ज्यादा इंटरेस्ट पार्ट सी में, लेकिन हम क्विकली स्ट्रैटेजिक असेसमेंट की बात करते हैं। फिर दूसरा क्या था, रिस्क ऑफ ओन्ड एंड फ्रेंचाइज्ड आउटलेट, एंड तीसरा वाज ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी। सर पार्ट ए में ये 3 चीजें, ठीक है जी। स्ट्रैटेजिक असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन में से ही बेसिकली असेस करते हैं कि मसला क्या है, राइट। स्ट्रैटेजिक असेसमेंट, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, राइट। सो सबसे पहला मसला क्या है दोस्तों, साहिब सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सर लिमिटेड कैपिटल फॉर एक्सपेंशन दूसरा कैपिटल का मैं अब क्या करूं, बट बोर्ड का जो टारगेट है, बोर्ड टारगेटिंग रैपिड एक्सपेंशन। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इस मसले को अंग्रेजी में लिख रहा हूं, राइट। तो क्या हुआ, ग्रोथ बाय फ्रेंचाइजिंग is a preferred strategy.
अच्छा, और क्वेश्चन में बताया कि मैं परेशान हूं, मेरे मसले हैं, क्या मसले हैं? बिकॉज आई वांटेड टू ग्रो रैपिडली, सो आई एम गोइंग फॉर फ्रेंचाइजिंग, बट आई हैव सम कंट्रोल, सम मैनेजमेंट इश्यूज, राइट? उस पर कुछ बात कर लेते हैं, राइट? क्या कंट्रोल मैनेजमेंट इश्यूज हैं? डिफरिंग सक्सेस रेट होगा फ्रेंचाइजीज का। हर फ्रेंचाइजी एक अलग एंटरप्रेन्योर है, एक अलग बिजनेसमैन है, एक अलग बिजनेस मॉडल के तहत है, एक अलग सोच के तहत है, एक अलग एग्जीक्यूशन के तहत है, तो डिफरिंग सक्सेस रेट होगा। दूसरी चीज, सक्सेस रेट अलग होगा। फिर साहिब, इसके बाद क्या होगा? सर इसके बाद होगा कंट्रोल इश्यूज पे बात कर ली कि यार फ्रेंचाइजिंग के मॉडल में कंट्रोल इश्यूज, मैनेजमेंट इश्यूज, ये वो चीजें जो इनएविटेबल है, जो अनअवॉइडेबल है, राइट? रेपुटेशनल रिस्क हमने डिस्कस किया, रेपुटेशनल रिस्क होगा। तो ये सारी बातें करके आपने इस ऑप्शन को, पहले आपने इस मसले को असेस किया, फिर इस ऑप्शन को असेस कर दिया। अब आ जाए सर रिस्क ऑफ ओन्ड एंड फ्रेंचाइज्ड आउटलेट पे। मेरे दोस्तों, जब मैं ओन्ड आउटलेट पे आऊंगा तो मुझे सबसे पहले ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, राइट? अच्छा, आए इसको ड्राफ्ट कर देते हैं यार, तला साहब इसको ड्राफ्ट कर देते हैं, एक पॉइंट में ड्राफ्ट कर देता हूं, फिर आप उसको कीजिएगा। ये तो बड़ा आसान सी बात हो गई कि आपने खुद से आउटलेट बनाना है। सबसे बड़ा नुकसान ये कि पैसा चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन इस जुमले को सब्सटैंशिएट करना है विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? सो आए कोशिश करते हैं। दिस रिक्वायर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट which is a bottleneck for C कैपिटल नहीं है, यहां जुमला खत्म नहीं होगा। सर अब अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा? आई विल गो फॉर बोरोइंग करूंगा, राइट? तो एग्जामिनर को बताऊंगा कि भाई इफ आउटलेट्स आर ओपन ऑन बोरोड फंड, होगा क्या साहेब? मेरा इस जुमले को लिखने का मकसद ये कि आप एग्जाम में उम्मीद गलती करते हैं कि हम यहां तक जुमला लिख के आ जाते हैं। You need to substantiate your argument, right? क्योंकि इतना जुमला तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया था कि भाई पैसा नहीं है एक्सपेंशन का। तो अगेन वही होता है जो एसजीसी कंस्ट्रक्शन के सवाल में चैलेंज था कि मैं इधर वाली चीज इधर लिख रहा हूँ, दूसरे लफ्जों में तो मार्क्स नहीं मिलते। इफ आउटलेट्स आर ओपन ऑन बोरोड फंड, गियरिंग बढ़ जाएगी, राइट? गियरिंग बढ़ जाएगी, साहिब गियरिंग बढ़ जाएगी, और क्या होगा? अगर एग्जिबिट 2 में देखो तो तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसका 50% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, तो जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन रेशियो है वो 50% है। मैं ऑपरेशनली भी मजीद गियर्ड हो जाऊंगा, राइट? मजीद गियर्ड हो जाऊंगा ऑपरेशनली भी, और मेरा रिस्क प्रोफाइल बढ़ जाएगा। और सर क्या नुकसान हो सकता है, और क्या रिस्क है साहिब? एहसन साहिब सर और क्या रिस्क है? याद रखिएगा, एक कॉमन रिस्क बता रहा हूं मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कॉमन रिस्क को बताया था कि अगर आपका माजी का तजर्बा है तो वो आप एज अ रिस्क या अपॉर्चुनिटी, फायदा है नुकसान लिखेंगे। दूसरा बता रहा हूं, जब भी आप बाहर पैसा लगाएंगे और आप ऑन स्क्रैच सारा पैसा लगाएंगे या आप कोई कंपनी खरीदेंगे, तो एक रिस्क होता है एग्जिट कॉस्ट का। आई मीन यू हैव अ हाई रिस्क ऑफ एग्जिट कॉस्ट, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है। तो अगर आप 100 रुपए आज लगाते हैं तो 100 रुपए से आप एग्जिट नहीं कर सकते। डिप्रिसिएशन का चार्ज होता है, एग्जिट में आपको कभी भी वो रकम नहीं मिलती जो आपने एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट लगाई होती है, क्योंकि आप एग्जिट उसी वक्त कर रहे होते हैं जब आपके प्रॉफिट्स मजे के नहीं होते, राइट? सो याद रखिएगा, चाहे आप लोकली को एक्वायर कर रहे हो, ग्लोबल एक्विजिशन कर रहे हो, आपसे एग्जामिनर पूछता है फायदा नुकसान, तो एग्जिट कॉस्ट इज अ बड़ा फायदा नुकसान विच यू नीड टू मेंशन। सिग्निफिकेंट, भाई फ्रेंचाइजिंग में तो ये ना, नहीं चला बंद कर दो, मेरा पैसा तो नहीं लगा हुआ, राइट? अच्छा, एक और टिप आपके लिए, एग्जाम क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? रिस्क ऑफ ओन्ड आउटलेट वर्सेस रिस्क ऑफ, मैं दोबारा पढ़ देता हूं
क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंपेयर द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन बाय फ्रेंचाइजिंग एंड पॉलिसी ऑफ ओपनिंग न्यू आउटलेट्स डायरेक्टली ओन्ड बाय सीसीसी। तकाबुली जायजा मांग रहा है, राइट? सो यू टेंड टू गिव दी कंपैरेटिव असेसमेंट, राइट? जो यहाँ पे रिस्क है वहां पे किस तरीके से बेनिफिट है। सिर्फ ये नहीं लिखूंगा कि यार यहाँ पे सिग्निफिकेंट एग्जिट कॉस्ट है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट एग्जिट कॉस्ट नहीं है। यू टेंड टू सब्सटैंशिएट योर रीजनिंग, राइट? और क्या फायदा है सर, और क्या रिस्क है आउटलेट में ओन्ड? कोई रिसीट नहीं है, राइट? आपको पैसा नहीं मिलेगा। इधर तो आपको लाख रुपए मिल रहा था ना, हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा एग्जिबिट 4 में क्या फ्रेंचाइज का एग्रीमेंट है। यहां पे कोई अपफ्रंट कैपिटल नहीं है। अच्छा, तो एक तो ये रिस्क हो गया, देयर इज नो अपफ्रंट कैपिटल। लेकिन अजीजों ये जुमला यहां पे खत्म नहीं होगा, राइट? देयर इज नो अपफ्रंट कैपिटल या अपफ्रंट रिसीट लिख दो। Whereas under franchising model, franchisee पे कितना पे करता है? क्वेश्चन में कितना गिवन है? 1 लाख। ठीक है, एट द टाइम ऑफ साइनिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्वेश्चन से लिंक करना जरूरी है। आओ हम आ जाते हैं पार्ट सी पे। मैं फ्रेंचाइजिंग के रिस्क नहीं बोल रहा, मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। मुझे बताओ ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी क्या है। अब यहां पे हम फंस रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं गिवन है। तलहा एहसन मुझे बता दो ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, 5 मार्क्स का सवाल है, क्या लिखूं? क्वेश्चन में गिवन है कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। कॉम्पिटिटर जो है वो 10 फ्रेंचाइजी से कम अरेंजमेंट नहीं करता, यानी एक फ्रेंचाइजर अगर 10 शॉप्स खोलेगा तो वो उसके साथ इंटरेस्टेड होगा, राइट? हमारा फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट क्या है, हम लाख रुपए लेते हैं, राइट? अपफ्रंट रिसीट लेते हैं और उसका टर्म्स एग्री करते हैं। डिफरेंट साइजेस ऑफ द आउटलेट्स होती है। और मुझे बात करनी है ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी से। ये तय है कि मुझे ग्रो करना है, रैपिडली ग्रो करना है, पैसे नहीं है, एक तो बोरिंग करके कर सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटर जो है वो फ्रेंचाइजिंग की तरफ नहीं जा रहा, राइट? तो एक तो मुझे यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा CCC, या यूं लिखते हैं डिस्पाइट कॉम्पिटिटर रिस्ट्रिक्टिंग या नॉट हाईली इंकरेजिंग फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन, ठीक है, डिस्पाइट कॉम्पिटिटर नॉट हाईली इंकरेजिंग फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन। We need to assess the comparative profiles. The competitor might have reached, citing के लिए माज़रत, might have reached saturation point, whereas CCC is only operating with 300 outlets. Right? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, I can consider CCC, can consider, अभी तो नहीं, इन मीडियम और लॉन्ग टर्म। याद रखो जब मैं ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज की बात करता हूँ, आई डोंट हैव मच मटेरियल टू डिलीवर हियर, तो आई कैन थिंक लाइक दिस एज वेल, क्या शॉर्ट टर्म में क्या स्ट्रैटेजी होगी, मीडियम टर्म में क्या होगी, लॉन्ग टर्म में क्या होगी, राइट? कुछ क्वेश्चंस होते हैं वेयर यू नीड टू think beyond what is given in the question, right? So this is one of them. CCC can consider going global in medium
or long term once it has stabilized / established its operations in UK. ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी सर 5 मार्क्स का है। एक स्ट्रैटेजी ये कि मैं जो फ्रेंचाइज के साथ अग्रीमेंट करने जा रहा हूं उस एग्रीमेंट को रिवाइज कर लूं और मैं देख लूं कि मैं किस तरीके से एक ही बंदे को मैक्सिमम फ्रेंचाइजेस ऑफर कर सकता हूं, तो मेरा जो कंट्रोल वाला मसला है वो कम हो जाएगा। अगर हर बंदा एक आउटलेट ऑपरेट करता है, हर फ्रेंचाइज एक आउटलेट ऑपरेट करता है, बनिस्बत इसके कि हर फ्रेंचाइज जो है वो 4-5 आउटलेट्स ऑपरेट करता है, तो मेरा मसला हल हो जाएगा, राइट? सो आई कैन कंसिडर रिफाइनिंग या रीडिजाइनिंग या माय फ्रेंचाइज agreement, number of franchise per franchisee and blah blah blah. So this is how you tend to write on alternative strategy. I would suggest कि आप इसका solution जरूर देखिएगा part 1 का। इंशाल्लाह next class में हम part C, calculation of additional revenues and comments about initial franchise charge, यहाँ से शुरू करेंगे और फिर इसी strategic evaluation strategic choices की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास इसी गुफ्तगू पे होगी और फिर इंशाल्लाह एक सवाल होगा। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह संडे को होगी, मोस्ट प्रोबेबली 2:30-3 बजे के दरमियान। आई विल टेक्स्ट यू। कोई सवाल? मेरा एक एम है कि प्रॉब्ली ये चौथी क्लास है, हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। द ओनली एम इज कि आप लिखना सीख जाएं। यू टेंड टू लर्न हाउ टू राइट बिकॉज बीएफडी आपको आती है, कैलकुलेशंस आपको आती हैं। विल शिफ्ट गियर्स टू बीएफडी। हम कैश फ्लोज कैलकुलेशन सब करेंगे, बट आई वांट यू टू फोकस ऑन हाउ टू राइट बिकॉज ये वो एरिया है जहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की मेरे नज़दीक ज़रूरत है। अलीमुनी इजाज़त का तलबगार है। खुदा आपका हामी और नासिर हो। खुदा आपका हामी और नासिर होगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह संडे को आपसे मुलाकात करूँगा।